हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए जिसमें कि 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो कार्बन इज एन वर्सेटाइल एलिमेंट। जो कार्बन होता है वो क्या है? वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन द मिनरल ऑफ फॉर्म ऑफ मिनरल्स। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन कितना है? 0.02% है और फाउंड होता है मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। एटमोस्फियर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 पाया जाता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कार्बन पे बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2,4 होता है। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन। तो देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये होता है कि या तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो या नहीं 2 हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये कह रहा है कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने गेन करेगा तो इसका क्या बन जाएगा? जब गेन करेगा तो बन जाएगा 2 8 और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जब लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन को बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या होगा? इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए रिमूव करने के लिए। इट इज डिफिकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि कार्बन एटम के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अगर गेन करता है तो न्यूक्लियस को होल्ड नहीं कर पाएगा, अगर लूज करता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको। कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम। तो कार्बन अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अदर एटम के साथ। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने भी ये एटम्स हैं वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेशन किया गया है H2 का, O2 का और N2 का। तो जैसे यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। यहाँ पे देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं O2 का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 हैं। यहाँ पे भी 6 हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बन गया? 8 और 8। यहाँ पे देखिए सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो O और O के बीच में बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं N2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है और ये आपस में क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। मतलब कि एक नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे का 3 आ गया। तो देखिए एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है N2 में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की
शेयरिंग हो रही है, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2 और 3। ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड CH4। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये प्रूफ हो गया कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो आपको H2O और CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बॉन्ड बनता है किसी 2 एटम के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड। तो जो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। These molecules are generally poor conductor of electricity since no charge particle are formed। तो जो भी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि इंसुलेटर होते हैं। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो देखिए वर्सेटाइल नेचर मतलब कि अलग नेचर शो करता है ये, जिसकी कि मेन जो होते हैं वो 2 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कैटानेशन और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। आपको बता दें कि टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, और वैलेंसी का मतलब होता है उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटनेशन क्या होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को कैटनेशन बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। तो कैटनेशन एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन करने की अदर एटम के साथ, इसको क्या बोलते हैं, कैटनेशन बोलते हैं। लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म्स द कंपाउंड विथ हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। तो कार्बन की तरह ही सिलिकॉन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करता है, कंपाउंड बनाता है, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन तक ये सिलिकॉन के एटम तक बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होती है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। तो यहां मैंने बताया था टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो कार्बन के पास क्या होता है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो कार्बन एटम जो होता है वो सक्षम होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। अब बात करते हैं द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, दस कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरल। तो क्या कह रहा है, जो कार्बन होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा सा होता है क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो छोटा साइज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन का कंपाउंड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है जनरली। अब बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब क्या होता है कार्बन। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखते हैं 2 तरह के कंपाउंड हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं, हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, रिफर्ड एज एल्केन आर लेस रिएक्टिव।
तो एल्कीन जो होता है वो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, हैव डबल ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इनको, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर एल्केन का जनरल फॉर्मूला दिया गया है, एल्कीन का दिया गया है और एल्काइन का दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एल्केन में n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा, C, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, CH4 आएगा। अगर 2 पुट करें तो C2 और H6 आएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथेन इज फॉलो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। इथेन क्या होता है, C2H6, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसको इथेन में ANE आ जाता है तो इसको इथेन बोलते हैं, ये एल्केन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये कार्बन हो गया, बाकी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। फिर कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या किए हैं, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। बाकी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये कलर का चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो है, जो मैंने रेड से सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। जहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो C, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, उसके बाद यहां से एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां से ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथीन। यहाँ पे ENE आ गया, मतलब ये एल्कीन का फॉर्मेशन है, एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और ये H हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, इथीन का। अब इथाइन का आपको क्या करना है, खुद से ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम शो करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिया गया है, उसका नेम दिया गया है, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि बात करें, पहला मीथेन CH4 हो गया, यहाँ पे C और हाइड्रोजन जुड़ गया है। फिर इथेन है C2H6, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही सारे का स्ट्रक्चर पेंटेन, मतलब कि 5 कार्बन आइटम होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन कैन बी। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन को 4 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो है वो स्ट्रेट है, मतलब कि जो भी कार्बन आइटम लगे हुए हैं वो स्ट्रेट सारे के सारे लगे हुए हैं। दूसरा है ब्रांच्ड, ब्रांच मतलब ये होता है कि उनमें ब्रांचिंग हुई है ऐसे, ठीक। तीसरा होता है साइक्लिक सैचुरेटेड, मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल बना हुआ है। और चौथा है साइक्लिक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। These are the compounds having identical molecular formula but different structure। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगी बट स्ट्रक्चर उनका जो होगा वो डिफरेंट होगा। बात करते हैं आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन का। तो यहाँ पे पहला है चेन, स्ट्रेट चेन आइसोमर। यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो कार्बन एटम लगे हुए हैं वो एक सीधी
चेन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अगर ब्रांच चेन की बात करें तो ये देखिए ये एक ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन एटम्स के द्वारा। तो ये क्या है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, जैसे ब्यूटेन है तो C4H10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज होगी, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर हम बोलेंगे। अब बात करते हैं हेटेरोएटम और फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है। तो इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atoms can be replaced by other atom in accordance with their valencies. The element can replace hydrogen is called heteroatoms. तो हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या अधिक हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं उनकी वैलेंसी के द्वारा। द एलिमेंट दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरोएटम। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोएटम। जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है उसको हटा करके वहां पे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेटेरोएटम हो जाएगा। These heteroatoms and groups containing them impart chemical properties to compound and hence they are called functional groups. तो जो हेटेरोएटम होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं या फिर अलग नई केमिकल प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेटेरोएटम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेटेरोएटम दिया गया है क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन और ब्रोमीन तो हेलो बोलते हैं। तो हेलो के साथ क्या आएगा, हेलो के साथ जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरो आ गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमो आ गया, आयोडीन है तो आइडो आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, Cl2Br। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एल्कोहल, एल्कोहल में OH हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, C++OH, कीटोन C++O, कार्बोक्सिलिक एसिड C++OH। ठीक है। अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। होमोलॉगस कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड का सीरीज होता है जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कार्बन के चेन में हाइड्रोजन की जगह पे। जैसे कि अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3OH लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5OH लगा हुआ है, C3H7OH लगा हुआ है, C4H9OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे ग्रुप कंपाउंड में OH जो है वो सेम है, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा गया है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट्स ऑफ मास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं इरेज कर देता हूं आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव मेंबर मतलब कि ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे उनके जो सक्सेसिव मेंबर मतलब कि इनमें और इनमें जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो कार्बन में डिफरेंस कितना हो गया, कार्बन में 1 डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस हो गया, H का हो गया। तो इसको अगर मिला दें हम तो CH2 आ गया। और अगर CH2 का मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो C का कितना होता है 12, और H2 का कितना हो जाएगा 2 × 1 मतलब कि 2। तो इसका जो मोलिकुलर मास डिफरेंस आ गया वो 14 आ गया। तो वही यहाँ पर बताया गया कि मोलिकुलर मास जो डिफरेंस होगा वो 14 होगा, और ऐसे अगर फॉर्मूले की बात करें तो CH2 से डिफर करेगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय फंक्शनल ग्रुप्स, thus all members have similar chemical properties but members have different physical property। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी किस वजह से आती है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड हैं सब में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सबकी सेम होने वाली है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अलग अलग होगा। ये एक छोटा कंपाउंड है, ये उससे बड़ा कंपाउंड है, ये उससे बड़ा कंपाउंड है, ये सबसे बड़ा कंपाउंड है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों वेरी करेगा, क्योंकि
मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है सबका होमोलोगस सीरीज का। मैंने बताया ना कि ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर वेरी करेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा अगर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का इंक्रीज करता है तो। उसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नामकरण, मतलब कि नाम, जैसे कि किसी भी चीज को नेम असाइन करते हैं तो नोमेनक्लेचर उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। तो सबसे पहला क्या काम है कि कार्बन एटम कितने हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल्कीन के लिए ENE यूज करते हैं, एल्काइन के लिए YNE यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल OL, एल्डिहाइड के लिए अल AL, कीटोन के लिए ONE मतलब कि ओन यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करेंगे, और क्लोरीन का वो जो होता है प्रीफिक्स होता है मतलब कि क्लोरो। अब आपको बताते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। तो प्रीफिक्स वो होगा, प्रीफिक्स वो जो होगा जो कंपाउंड के पहले लगेगा, मतलब कि ये अगर कंपाउंड हो गया, ये अगर कंपाउंड हो गया तो इसके पहले क्या होगा, प्रीफिक्स लगेगा। और सफिक्स क्या होगा, सफिक्स जो होता है वो कंपाउंड के बाद लगता है, कंपाउंड के बाद सफिक्स लगेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरा जो है इफ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेम। एग्जाम्पल के लिए अगर सफिक्स ऐड करेंगे, सफिक्स क्या होगा, बाद में ऐड होगा, नाम के बाद में ऐड होगा, तो जो ई होगा ना, ई फाइनल ई, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ई है वो रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि देखिए जो ये है मीथेन का ई जो है वो रिमूव कर दिया गया, मेथेनॉल हो गया, ये मेथेनॉल बन गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, सबसे पहले कंबशन। कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। तो जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और वाटर लाइट और हीट के एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स जनरली विथ अ ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई विथ येलो शूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बर्न करते हैं ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है, अगर गुड सप्लाई ऑफ एयर दें तो, और येलो शूटी फ्लेम के साथ ब्लेम करते हैं, फ्लेम के साथ बर्न करते हैं अगर हम लिमिटेड सप्लाई दें एयर का। तो शूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न्ड, ठीक। Burning of coal, petroleum emits oxides of sulfur and nitrogen which are responsible for acid rain। तो जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को इमिट करते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हजार्डस है, नुकसानदायी है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी। Alcohol can be converted to carboxylic acid by oxidizing them using alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. They add oxygen to reactant, thus are called oxidizing agent. अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके, देन यूजिंग अल्कलीन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। यहाँ पे हमने एक अल्कोहल लिया है, इथेनॉल हो गया, ये कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेथ एक कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तो इथेन आ गया। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है इसलिए इथेन आ गया, और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नाम लिखने के लिए जो लास्ट का ई होगा उसको हम हटा देंगे, तो लास्ट का ई हटा देंगे तो नाम क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह से हम कंपाउंड का नाम पढ़ते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया,
कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। मेथ एथ, ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज एडेड टू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज अ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और निकल, ये क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो फास्ट कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम कैटलिस्ट बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक। यहाँ पर एक हम लोग हाइड्रोकार्बन लिए हैं, उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट कराए हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर फैट, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है हाइड्रोकार्बन में। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाई अनदर एटम ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे एक CH4 लिए हैं, मीथेन लिए हैं, हमने यहाँ पे एक Cl2 को रिएक्शन कराया, तो क्या हो गया, CH3Cl बन गया, HCl बाहर निकल गया, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब कि हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके जगह पे क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब कि उसका जगह पे चला गया ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल का अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। ये क्या होता है, सोलुबल इन वाटर होता है और बर्निंग टेस्ट होता है इसका। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यू एंड इनटेक ऑफ प्योर इथेनॉल इज लिथल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। ये क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी था। यहां पे देखिए CH2H5OH रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहां पे देखिए, यहां पर CH2H5OH को लिए हैं, यहां पे सोडियम प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम इथोक्साइड बन गया। यहां पे ये जो लगा हुआ है ONA, इसको क्या बोलेंगे, इथोक्साइड बोलेंगे, इथोक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं व्हेन दिस इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इट इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैटलिस्ट लिए हैं हम, इसको यहाँ पे रिएक्ट कराए हैं, तो ये क्या बन गया, ये इथीन में डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट मतलब होना की मतलब उसमें से H2O जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उसके बाद बात करते हैं इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सोप का प्रिपरेशन करने में इथेनॉल का यूज होता है, अल्कोहलिक बिवरेज में, लेबोरेटरी में सबसे बड़ा यूज होता है इथेनॉल का, उसके बाद मेडिसिन और टॉनिक में। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड का। तो इसका भी वही चीज है, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये सोलुबल नहीं होता है वाटर में और सावर टेस्ट का ये होता है। 5 to 8% soluble of acetic acid in water is called vinegar. Pure acetic acid is called glacial acetic acid. इसका आप रिएक्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेरिफिकेशन क्या होता है। स्टेरिफिकेशन किसको बोलते हैं, ये किस प्रोसेस को बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ few drop of concentrated sulfuric acid as a catalyst and form sweet smelling compound called ester. तो ester क्या होता है, सिंपल सा स्टेरिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। अब उसका अगर हम प्रोसेस देखें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, ठीक। हाइड्रोलिसिस, ऑन हीटिंग विथ एन एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म्स बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, अगर हम एसिड या बेस के साथ इसको रिएक्ट करते हैं एस्टर को, तो एस्टर क्या होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस से चला जाता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये एक एस्टर है, इसको हम बेस के साथ रिएक्ट कराए हैं, तो ये क्या बन गया, ये जो है वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल बन गया, ठीक।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। अब यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट दिया गया है, इसमें इसका यूज दिया गया है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहां से। एन आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड अ लॉन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कंस्टिट्यूट अ सोप मॉलिक्यूल। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो आयनिक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो कार्बन चेन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक हो गया, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, H2O, और फोबिक मतलब क्या होता है? फोबिक मतलब डर होता है, जैसे फोबिया बोलते हैं ना, डर। तो ये क्या करता है? ये वाटर से दूर भागता है, भी देखेंगे आगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अब देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मोस्ट डर्टी इज ऑयली इन नेचर। जो मोस्ट डर्ट क्या होता है? ऑयली इन नेचर होता है। ठीक है, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच इटसेल्फ विथ डर्ट। जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो क्या करता है? डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक, वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडिंग विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो आयनिक एंड होता है, मतलब जो ये वाला एंड है, ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। तो ये क्या होता है? एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं मिसेल्स। ये देखिए, ये जो है यही है मिसेल्स। ठीक, तो यहां पे देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चेन है, ये किससे? वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे कंबाइन किया है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ये डर्ट मॉलिक्यूल है जो कि ऑयल है। ये क्या है? डर्ट मॉलिक्यूल है। एन इमल्शन इज thus formed by soap molecule. The cloth needs to be mechanically aggregated and remove the dirt particle from the clothes. इस तरीके से जो डर्ट होता है वो क्लोथ से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं स्कम क्या होता है। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। तो देखिए, जो भी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल से, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब कि जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, ऐसे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं, और उसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हम स्कम बोलते हैं। ठीक, यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, दस क्लॉथ गेट क्लीन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम सोप को ना यूज करके डिटर्जेंट को यूज करेंगे। डिटर्जेंट में क्या होता है? इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है? हमारा क्लोथ जो है वो अच्छे से साफ हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई द क्लॉथ्स गेट्स मोर इजिली क्लीन्ड विथ डिटर्जेंट रेदर देन सोप, मतलब जो कपड़ा होता है वो डिटर्जेंट के साथ क्यों जल्दी से आसानी से साफ हो जाता है, सिवाय सोप से साफ नहीं होता है। तो आपको क्या आंसर देना होगा? बिकॉज इन सोप मॉलिक्यूल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। तो स्कम का फॉर्मेशन होता है, और डिटर्जेंट में ये नहीं होता है स्कम का फॉर्मेशन, इसलिए जो कपड़े होते हैं वो जल्दी साफ हो जाते हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज का, ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जिसको कि आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे हाउ एन एटम ऑफ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई एक कार्बन का एटम है, कैसे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है? तो आइदर वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, आइदर वो लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इतने सिंपल से आंसर है। तो आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ट्राई करिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। यहाँ पे देखिए 1 मार्क के हैं, यहाँ पे 2 मार्क के हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रीफ में कार्बन एंड कंपाउंड का जो चैप्टर है उसको ब्रीफ में यहाँ पे समराइज किया गया है। आप इसको जरूर से एक बार रीडिंग मारिएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और ऐसे ही वांटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।